आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है बिट्टू और मैं आज इस वीडियो में लघुत्तम और महत्तम से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को ले करके आया हूँ, जिसमें बेसिक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो लघुत्तम और महत्तम से संबंधित होते हैं, उन प्रश्नों को आज हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम और महत्तम के प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का यदि हम गुणनखंड निकालें, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 48, तो इस संख्या का यदि हम गुणनखंड निकालें तो किसी भी संख्या का गुणनखंड वह मान है जिन मानों से इस संख्या को यदि हम विभाजित करें तो ये संख्या पूरी तरह से उस संख्या से कट जाए। जैसे अब 48 को यदि हम 1 से भाग दें तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से कटेगा और ये कट जाएगा 48 से। तो इस तरह से 48 जो है वो इन सभी संख्याओं से कट रहा है। तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो 48 का गुणनखंड कहलाती हैं। अब इसमें गुणनखंड की संख्या को यदि हम देखें तो 48 में कुल मिलाकर के हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 48 में कुल मिलाकर के 10 गुणनखंड हमारे पास प्राप्त होते हैं। यदि हमें ये पता करना हो कि आखिर 48 जो है वो इसके कितने गुणनखंड हैं, तो उस स्थिति में हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि 48 को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिखते हैं? यदि हम इसको 2 से ले जाएं तो ये होगा 24, फिर 2 से लेके जाएं तो होगा 12, फिर 2 से लेके जाएं तो होगा 6, 2 से लेके जाएं तो होगा 3। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 48 जो है इसमें 4 आया, 2 को 4 बार लिखे हैं और 3 को हमने 1 बार लिखा है, तो कुल मिलाकर के हमें 48 प्राप्त हुआ है। अब इसमें ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो किसी भी संख्या के उसके गुणनखंड से थोड़ा सा भिन्न होता है। गुणनखंड जो है वो एक ऐसा मान है जो एक निश्चित संख्या में किन किन संख्याओं से भाग जाएगा या किन किन संख्याओं से वो संख्या विभाज्य होगी, उसका मान होता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो किसी संख्या को यदि हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, उन सभी संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 48 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, ये आया 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1, यानी कि 48 के गुणनखंड में कुल मिलाकर के 2 4 बार आया है और 3 1 बार आया है। अब यदि हम किसी भी संख्या के गुणनखंड को इस तरह से यदि लिख सकें तो उस स्थिति में उस संख्या में कितने गुणनखंड होंगे उसकी संख्या यदि हम निकालें, गुणनखंडों की संख्या यदि हम निकालें, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसके पावर को 1 जोड़ करके, पावर में 1 बढ़ा करके दोनों पावर में, और इनको आपस में हम गुना कर देंगे। नियम ये है कि किसी भी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि हम लिख लें तो उसके पावर से 1 ज़्यादा का मान, उसके प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के पावर से 1 ज़्यादा का मान यदि हम आपस में गुना करें तो इससे जो हमारा मान प्राप्त होगा वो दी गई संख्या के कितने गुणनखंड होंगे उसको सूचित करेगा। तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 2। यदि हम इसको आपस में गुना करें तो ये होगा 10। इसका मतलब ये है कि 48 में कुल मिलाकर के 10 गुणनखंड होंगे
जो यदि हम इसको गिने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इन सभी गुणनखंडों का योग निकालें तो उस स्थिति में इन सभी गुणनखंडों का योग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका योग हमें प्राप्त करना हो कि इसके सारे गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो मान है इसके पावर को हम घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0। फिर इसके बाद यहाँ पे है 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0। अब 0 से हम नीचे नहीं जा सकते, तो उस स्थिति में इसके अभाज्य संख्या के घात को इस तरह से घटते क्रम में लिखते हुए इन सभी मानों को आपस में जोड़ देंगे और इसको 0 तक लिखेंगे। फिर इसके बाद वाला यदि कोई मान होगा तो उसको भी इसके साथ लिख करके इन दोनों को आपस में यदि हम गुना कर लेंगे तो ये आएगा 16, ये आ जाएगा 8, ये आएगा 4, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। इसी तरह से ये आएगा 3 और ये आएगा 1। तो कुल मिला करके ये होगा 16 और 8 24, 4 28, 2 30, 31। 31 में यदि हम 4 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 4 4 3 12 124। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आखिर या नहीं है। तो उस स्थिति में यदि हम 1 और 2 को जोड़ें तो होगा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 12 जो होगा वो होगा 36, 36 16 जो होगा वो होगा 52, 52 और 24 को यदि हम आपस में जोड़ें तो ये कुल मिला करके आ जाएगा 52 और 4 56, 56 और 20 76, 76 और 48 को यदि हम जोड़ दें तो 76 और 48 जो होगा वो 8 6 14, 7 4 11 1 12, ये आ जाएगा 124। इस तरह से अब यहाँ हम LCM और HCF निकालने से पहले 2 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एक तो है गुणनखंड जिसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं, दूसरा होता है गुणज। तो गुणनखंड जो है वो है फैक्टर और गुणज जो होता है वो होता है मल्टीपल। तो सबसे पहले यदि हम देखें गुणनखंड के बारे में तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो, जैसे हमें 6 का गुणनखंड निकालना हो तो हमने पीछे देखा कि 6 किन किन संख्याओं से विभाज्य है। तो 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य है। तो ये इसके सारे गुणनखंड हुए। इसी तरह से यदि हमें 6 के गुणज निकालने हो तो उस स्थिति में हम 6 का टेबल पढ़ते हैं, जैसे 6 12 18 24। यानी कि किसी संख्या का गुणनखंड वह मान है या वह संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। इसी तरह से किसी संख्या का गुणज वह मान है, उस संख्या का वह मान है कि उस संख्या में उसके गुणज को यदि हम भाग दें तो उस स्थिति में उस संख्या से उसके गुणज को हम भाग दें तो उसके सारे गुणज जो हैं वो विभाजित हो जाएं, या यूँ कहें कि गुणज जो होंगे किसी संख्या के वो उसके पहाड़े होंगे। अब इसमें इन 2 चीज़ों को जानने के बाद यदि हम देखें तो LCM और HCF के कुल मिलाकर के 2 विधि मुख्य रूप से प्रचलित हैं, जिनमें पहला जो विधि है उसको हम कहते हैं भाग विधि और दूसरी जो विधि है उसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर भाग विधि द्वारा संख्याओं का लसा और मसा यानी कि LCM और HCF कैसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक है 16 और एक है 24। इन दोनों संख्याओं का यदि हम HCF निकालना चाहें तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देते हैं। जितनी बार जा सके उतनी बार इसको लेकर के जाएंगे। यहाँ पे एक ही बार जाएगा, यह जाएगा 8 और इस अंक को हम फिर से यहाँ पे उतार देते हैं। अब ये जितनी बार जाएगा उतनी बार इसको लेके जाते हैं। इस तरह से जो सबसे अंत में कटता है जिस मान से
वहीं इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। यदि हम LCM निकालें इन दोनों का तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि 16 और 24 को इस तरह से तोड़ते हैं। अभाज्य संख्याओं से इसको हम तोड़ेंगे, तो यदि हम 2 से इसको ले जाएं तो ये होगा 8, 12, फिर 2 से लेके जाएं तो ये होगा 4 और 6, 2 से लेके जाएं तो ये होगा 2 और 3। अब ये जाएगा नहीं, तो इन संख्याओं को हम आपस में अब गुना कर देंगे, जो आ जाएगा 16, 16 3 48। तो इसका LCM जो हुआ वो आ गया 48 और इसका HCF जो हुआ वो आया था 8। तो इस तरह से भाग विधि द्वारा दो संख्याओं के लसा और मसा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि हम गुणनखंड विधि को देखें तो जैसे ये दो संख्याएं दी गई हैं 16 और 24, इन दोनों संख्याओं का हल यदि हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि 16 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो ये जाएगा 2 से होगा 8, 2 से जाएगा तो होगा 4, फिर 2 से जाएगा तो होगा 2, फिर यहाँ पे दिया गया है 24, 2 से जाएगा तो होगा 12, 2 से जाएगा तो होगा 6, 2 से गया ये हो गया 3। तो 16 को हम लिख रहे हैं 2 के पावर 4 और यहाँ पे 24 को हमने लिखा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। अब यहाँ पे हमने इन दोनों संख्याओं को उनके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे यदि हम इन दोनों का HCF यदि निकालें तो इन दोनों मानों में जो मिल रहा है, जो संख्याएं मिल रही हैं उन संख्याओं को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इन दोनों संख्याओं में यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो 2 का मिनिमम जो पावर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी और यदि कोई संख्या मिलेगी तो उसको भी हम लिख लेंगे। यदि कोई संख्या अब नहीं मिल रही है तो यही इसका वास्तविक HCF हुआ। यदि हमें इनका LCM निकालना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसका अधिकतम पावर जो होता है वो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और लिख देने के बाद जो नहीं मिलेगा उन संख्याओं को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये होगा 16 और ये होगा 3, तो ये हो जाएगा 48। तो इस तरह से ये जो विधि है इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आइए इस विधि द्वारा हम 2 से ज़्यादा संख्याओं के HCF को निकालें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है 16, एक है 24 और एक है 32, या मान लीजिए 36 है। तो 16 का यदि हमने गुणनखंड किया तो ये 2 से गया हो गया 8, फिर 2 से गया ये हो गया 4, 2 से गया ये हो गया 2। 24 का यदि हम गुणनखंड निकालें 2 से गया ये हो गया 12, 2 से गया हो गया 6, 2 से गया ये हो गया 3। 36 का यदि हम गुणनखंड निकालें 2 से गया हो गया 18, 2 से गया ये हो गया 9, 3 से गया ये हो गया 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे 16 को। तो 16 को हमने क्या लिखा, 16 में यदि हम ध्यान से देखें तो 16 में 2 जो है वो यहाँ पे 4 बार आया हुआ है। इसी तरह से 24 को यदि हम देखें तो 24 में 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है। इसी तरह से 36 को यदि हम देखें तो इसमें 2 आया है 2 बार और 3 आया है यहाँ पे 2 बार। अब यहाँ पे यदि हम इन तीनों संख्याओं का HCF यदि हम निकालेंगे तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि इन तीनों में कौन संख्याएँ मिल रही हैं। तो इन तीनों में 2 मिल रहा है, कॉमन है। तो यहाँ पे इन तीनों स्थितियों में 2 का जो मिनिमम पावर है वो है 2 के पावर 2। यही इसका HCF होगा और ये इसका HCF होगा, तो ये होगा 4। यदि हम इसका LCM निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इनमें जो मिल रहा है इन तीनों मानों में उसका उच्चतम पावर लिखेंगे। अब बाकी इन तीनों में और कोई संख्या नहीं मिल रही है तो बारी बारी से हम 2 2 अंकों को मिलाएंगे। यदि हम इन दोनों में मिलाने की कोशिश करें तो इन दोनों में 2 मिल रहा है, 2 तो पहले लिख चुके हैं, 3 केवल मिल रहा है, तो 3 को हम यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, 3 को छोड़ देंगे। फिर इन दोनों में यदि हम देखें तो 2 मिल रहा है जो पहले से लिख चुके हैं, 3 भी मिल रहा है, तो इन दोनों में यदि 3 मिल रहा है तो 3 का जो उच्चतम पावर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे
फिर अंत में हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो मिलेगा उसको भी हम देखेंगे। तो इन दोनों में भी केवल 2 ही मिल रहा है, जिसको हम पहले से लिख चुके हैं। तो ये होगा 16 और ये होगा 9। तो ये कुल मिला के आ जाएगा इसका HCF LCM 144। सबसे पहले तो यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मान दिया गया है 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 और यहाँ पे दे दिया गया है 5 के पावर 5 गुना 7 के पावर 3। इन दोनों का हमें सबसे पहले चेक करना है कि LCM और HCF क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हम देखें तो पीछे जो बताया गया था, जिन संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख करके उसके बेस पे हम इनका LCM और HCF निकाल सकते हैं। यदि हम इन दोनों का HCF निकालें तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है 5 और 5 का जो मिनिमम पावर है वो है 3। तो यहाँ पे हम 5 के पावर 3 को ले लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है, तो ये दोनों मिल नहीं रहा। उस स्थिति में जो मिलेगा केवल उसी को ही लिखेंगे और उसका भी मिनिमम पावर हम लिखेंगे। तो ये कुल मिला करके इन संख्याओं का जो HCF आया वो आ गया 5 के पावर 3। इसी तरह से इनका हम LCM निकालें तो LCM का यदि हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में जो मिल रहा है उसका हम मैक्सिमम पावर लेंगे। तो इन दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 का मैक्सिमम पावर होगा 5। और यदि देखें तो 5 के अलावा ये 2 संख्याएं और बच जाती है, 3 के पावर 3 और 7 के पावर 3। तो यहाँ पे LCM निकालते समय एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो मिल रहा है उसको तो हम लिखेंगे ही उसके मैक्सिमम पावर के साथ, जो नहीं मिलेगा उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ ही। इस तरह से इनका हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे तरह के प्रश्नों को देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 4/5 8/15 और ये दे दिया गया है 2 मान के चलिए 25। अब इन संख्याओं का हमें LCM और HCF निकालना हो तो सबसे पहले यदि हम इनका LCM निकालने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे कि इसके जो अंश हैं इनका हम LCM निकाल लेंगे और जो इसका हर है हम यहाँ पे इसका HCF निकालेंगे। इस तरह से भिन्न का यदि हम LCM निकालें तो उन भिन्नों के अंशों का हम LCM निकालते हैं और उनके हरों का हम क्या करते हैं तो यहाँ पे HCF निकालते हैं। उस स्थिति में यदि हम 4, 8 और 2 का LCM निकालें तो ये होगा 8 और 5, 15 और 25 का यदि हम HCF निकालें तो ये होगा 5। तो कुल मिला करके इन मानों का जो LCM आया वो आ गया 8/5। अब यदि हम इसका HCF निकालने की कोशिश करें तो HCF का फार्मूला जो है वो सेम है, उसी तरह से है जैसे LCM का है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। यदि हमें HCF निकालना हो तो अंश का हम क्या करेंगे कि HCF निकाल देंगे और हर जो है जैसे इसमें दिया गया 5, 15, 25 तो इसका हम निकाल देंगे LCM। इस स्थिति में यदि हम इन तीनों का HCF निकालें तो यह आएगा 2 और इनका यदि हम LCM निकाल दें तो ये कुल मिला करके आएगा 150। इसको हम कटा लेंगे, ये होगा 1/75 जो दिए गए मान का HCF होगा। तो इस तरह से भिन्न के हम LCM और HCF को निकाल सकते हैं। भिन्न के अलावा यदि हम दशमलव के मानों के LCM और HCF को देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 0.36, 1.2 और 1.8। इन मानों का यदि हम LCM और HCF निकालें तो उस स्थिति में दशमलव के मानों के LCM और HCF निकालते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद सारे जो अंक हैं वो 1 बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही अंक था, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक था, तो सब में हम पॉइंट के बाद 2-2 अंक कर देंगे। इसके बाद इसके पॉइंट को हम हटा लेंगे, ये होगा 36/100, ये होगा 120/100
और ये होगा 180/100। अब यदि हमें इनका एलसीएम निकालना होगा तो उसी तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकाला है, और एचसीएफ भी निकालना होगा तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं जिस तरह से हमने भिन्न संख्याओं का एचसीएफ निकाला है। तो यदि हम देखें 36, 120 और 180 का एलसीएम, तो 36, 120 और 180 का एलसीएम जो होगा वो कुल मिला के होगा 360, और इनका यदि हम एचसीएफ देखें तो ये होगा 100। तो कुल मिला करके हमारे पास जो एलसीएम का मान है वो आ गया 3.60। यदि हम इनका एचसीएफ निकालें तो ऊपर के सभी मानों का हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ निकाल देंगे, जो आएगा यहाँ पे। यदि हम देखें तो 36 तियाँ जो होता है वो होता है 108, 108 ये होगा 12, तो इसका मेरे हिसाब से आएगा 12। 36, 120 और 180 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 12, और इनका यदि हम एलसीएम निकालें तो ये आएगा 100, और इसको हम कटाएंगे तो ये होगा 0.12, जो इसका एचसीएफ होगा। इस तरह से दशमलव के मान। इसी प्रकार यदि हम करणी से संबंधित संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 3√3, 6√3 और 5√3, ये यहाँ पे मान लीजिए 12√3 है। इनका यदि हमें एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे इनका एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इनके एलसीएम और एचसीएफ को निकालने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे करणी के अंदर यदि एक समान मान दिया गया हो तो ही इन मानों का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। अन्यथा यदि करणी के अंदर अलग अलग प्रकार के मान दिए गए हों तो इनका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो परिभाषित नहीं होगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यदि हमें एचसीएफ निकालना हो इन तीनों का, तो हम क्या करेंगे कि करणी के बाहर के जो मान हैं उनका हम एचसीएफ ले लेंगे। तो हम 3, 6 और 12 का एचसीएफ देखें तो ये आएगा हमारे पास 3, और इसके करणी के मान को हम एक बार लिख देंगे, यही इनका एचसीएफ होगा। इसी तरह से यदि एलसीएम हमें निकालना होगा तो इन तीनों का हमें एलसीएम निकाल देना है जो होगा 12, और इसके करणी के मान को हमें एक बार लिख देना है। लेकिन यदि हमारे पास थोड़ी अलग प्रकार की प्रश्न हो, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 2 और यहाँ पे दे दिया गया है 3 के पावर रूट 3, यहाँ दे दिया गया है 7 के पावर रूट 2, उस स्थिति में यदि हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे करणी में सेम मान है लेकिन यहाँ पे जो मान आया है वो आ गया है √3। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास प्रश्न दिया गया हो 2√3, 3√27, 6√3, तो यहाँ से करणी के मान को यदि हम देखें तो करणी के मान तो भिन्न है, लेकिन फिर भी यदि हम इसको तोड़ें तो यहाँ पे हम इसको तोड़ सकते हैं 9 गुना 3, और 9 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो होगा 3 बाहर, तो ये होगा 9, और यहाँ पे करणी में 3 बच जाएगा, ये होगा 6√3। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करणी में जो मान है वो अब आ गया 1 बराबर।